इज टू कैसे बने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्या क्या जो स्किल सेट है, क्या मैट्रिक्स चाहिए, पैरामीटर्स होता है बिजनेस में। अगर यू हैव नॉट टू इवैल्यूएट योर पैरामीटर्स देन यू हैव टू फेल। जैसे इंग्लिश में एक टर्म है यू प्लॉक्ड होता है, तो पीछे रह जाना है, आगे स्केल नहीं कर पाओ, कॉम्पिटिटर को मात नहीं दे पाओगे, ये सब चैलेंजेस डे बाय डे यू आर फेसिंग। तो मैन पावर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसी सेक्टर में। एंटरप्रेन्योर के लिए जो मेन होता है, क्या करना चाहता है, किसी फील्ड में करना चाहता है, और उनका जो एरिया व लोकेशन, किसी लोकेशन से स्टार्ट करना चाहता है, कितना मैन पावर से स्टार्ट करना चाहता है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पैरामीटर्स, मैट्रिक्स, ये सब हमारा जो मेजरमेंट करने का तरीका है, एंटरप्रेन्योर एक स्किल सेट होता है। इसमें हम क्या फोकस करेंगे, जितने सारे हमारा एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं इसी चैनल को, यहाँ लाइव हो रहा है, और कुछ यंग एंटरप्रेन्योर भी है, कुछ सोलोप्रेन्योर भी है, वो सब देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में बताएंगे। वो अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, हमारा एक प्रोग्राम होता है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारा एक आप बेस्ट है, आप घर बैठे हुए कहाँ पे भी कोई लोकेशन में वीडियो वर्नाकुलर फॉर वॉइस फॉर्मेट में आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसी वजह से हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज का टॉपिक थोड़ा टफ है मेरे लिए, बहुत सारे उसको बताते बताते स्टोरी तो थक जाऊंगा। बाइकॉन का जर्नी आज जो फोकस करेंगे मेडिसिन के ऊपर है, मोलिक्यूल को और जेनेरिक की जो टू सेक्शन होता है मेडिसिन का, मेडिसिन के ऊपर बाइकॉन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑल्सो पैन इंडिया में बहुत सारे उनका ऑफिस है, एशिया पैसिफिक में है, सार्क कॉन्टिनेंट है, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश में फैला हुआ है बाइकॉन, यूएसए यूरोप से कॉन्टिनेंट में भी है। तो इसी वजह से हमको ओवरव्यू करना है ये कैटेगरी किसका है। ये जो टॉपिक मैंने आज लिया हूँ, सिलेक्ट किया हूँ, ये थोड़ा सोलोप्रेन्योर, और सोलोप्रेन्योर मतलब वन द पर्सन हु स्टार्टिंग हिज जर्नी बाय अलोन बाय हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज सोलोप्रेन्योर। एंड स्टार्टअप के लिए भी है। और किरण मजूमदार, इसका प्रोफेसर जो है किरण मजूमदार सो है, और चेयरपर्सन है एंड सीएमडी है बाइकॉन इंडिया लिमिटेड का। और बायोटेक्नोलॉजी का ये कंपनी किस कैटेगरी में आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इन बेंगलुरु में है, और इंडिया के है, यहाँ इनका हेड ऑफिस है। तो वैल्यूएशन उनका कम से कम लास्ट डाटा में 31,000 करोड़ था, बट नाउ इट वाज बिटवीन 31,000 टू 40,000। और उनका एस्टेब्लिश हुआ था 1978 में हुआ था, और 2004 में ये लिस्टेड हो गया था बीएसई में, कंपनी एक्ट के अंदर जो कंपनी रेगुलेशन होता है बीएसई में, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें एंट्री हो गया था 2004 में। और एम्प्लॉयज उनका 12,000 से 13,000 है, साइंटिस्ट भी 6,700, क्योंकि बायो टेक्नोलॉजी फील्ड से चाहिए, जरूरत होगा, नहीं तो इस इंडस्ट्री को ग्रो करना, एक्सपांड करना, एक्सपेंशन करना, ये रीच करना दूसरे कंट्री को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने ये तो बहुत थोड़ा टॉपिक के अंदर हम घुसेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, मगर यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो उनका एम्प्लॉयज है और साइंटिस्ट भी है। टॉप लाइन कितना है, 6,000 से 7,000 करोड़ का टॉप लाइन है। ऑलरेडी देखिए वन ऑफ द बेस्ट, अगर कोई वोमेन आजकल देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो जुनून और जज्बा सवाल है, आप कुछ फाइंड आउट नहीं करते कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन हेल्प करेगा, कैसे गवर्नमेंट से फैसिलिटीज ले, तो इसी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। हमारा जो मन में जो साहस होता है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, डिसीजन ठीक से नहीं, सही डिसीजन लेने के लिए। इसी वजह से मैंने इसे टॉपिक को रखा कि वोमेन अलोंग विथ यंग एंटरप्रेन्योर और सोलोप्रेन्योर जो भी देख रहे हैं, उनको मजा आएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो एंथुसियाज्म कम हुआ है, मोटिवेशन कम हुआ, मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन आने से कुछ करने के लिए इच्छा होगा, कुछ करने के लिए, कुछ अलग सा करने के लिए इच्छा होगा, कुछ करेंगे उसके बाद कुछ अलग सा करने के लिए, भीड़ में अलग होने के लिए तैयार करेंगे। पद्मश्री जो हमारा जो होता है कुछ सिटीजन के लिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ऑफ आवर कंट्री, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों कैटेगरी में दोनों का अवार्ड। मानो एक वोमेन का जर्नी कितना हो, गुजरात से आकर 1978 में वोमेन को इतना तजुर्बा दिया, वोमेन क्या करेगा, वो वोमेन का नहीं जमाना था। हमारा जो रेशियो था ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, क्या था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो एक वोमेन को क्या ऐसे मतलब मिला, कैसे इंस्पायर किया, फैमिली मेंबर की कौन सा ऐसे घटना घटी उसकी लाइफ में, वो एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आजकल उन देखेंगे इतना बड़ा, ये जो देखते हैं ना, उनका बारे में सोचेंगे तो जान के हैरान हो। मैंने पहले ब्रीफिंग किया था, इंडिया में जो टॉप पावरफुल वोमेन है ना, उनके अंदर भी वो आते हैं, वर्ल्ड से 25 पावरफुल वोमेन में अंडर भी आते हैं, रैंक विथ 100 इन्फ्लुएंसर ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने सारे वोमेन इन्फ्लुएंसर है ना, उनके अंदर भी 20 में वो भी आते हैं। वो रिसेंटली फॉर्ब्स लिस्ट में 64 रैंक थे। फॉर्ब्स एक होता है वर्ल्ड क्लास मैगजीन, जो
लीडरशिप के ऊपर बेस्ड है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर्स के लिए है। उसके जो होता है ना, जो रैंक निकलता है उसमें वाल में 64, मानो उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उनका जो नॉलेज है जिस सेक्टर में, और एंटरप्रेन्योर को आगे लेवल तक लेने के लिए सोचो कितना महान होगा वो। ठीक है। तो हमारा टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हम एक एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो ये होता है उनका टॉपिक में पीपल डेवलपमेंट। हमारा चैप्टर फोकस होगा क्या, पीपल डेवलपमेंट चैप्टर होगा, और मैन पावर को डेवलपमेंट कैसे कर सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैन पावर का वही जरूरत हो। एक सीएमडी चेयरमैन होने से भी नहीं होता है, छोटा छोटा मैन पावर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशनों के लिए डिसीजन मेकर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, सीएमडी, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर छोटा स्टाफ भी होगा ना, मैन पावर डेवलपमेंट करना वो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उनका जर्नी था 1970-80, अनएम्प्लॉयड थे, पहले स्टार्टेड बिजनेस किए थे एज ऑफ 25 में। उसके पास मनी नहीं थे, मतलब पैसा था, मतलब जितना अमाउंट एक बिजनेस के लिए रन करने के लिए जरूरत था वो नहीं था। और उसके बाद मैन पावर का जरूरत भी था। उनके पास वो सब चैलेंजेस था। चैलेंजेस सभी सभी के पास है, सभी से बिजनेस में, सभी एरियाज में है। जितना बड़ा एम्पायर होगा, छोटा या बड़ा कुछ कोई बात नहीं है, मगर उनको ये सब मालूम था कि मेरा पास ये सब स्किल नहीं है, मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मगर वो चैलेंज फेस किया। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज हाउ यू एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज को कैसे यू एक्सेप्ट करते हो। रिसीव करना चैलेंज एक बड़ा सा चैलेंज भी होता है। when you receiving a challenge, it is the most important challenge for you to grow up or you expand your दिमाग पे कुछ छप जाता है। दिमाग का जब तक यू ढालेंगे नहीं कि दिमाग के अंदर कुछ घुसाएंगे नहीं तो नहीं होगा। अगर सिंपल एग्जाम में समझाता हूँ, आज में टॉपिक थोड़ा सा ये है कैसे हम इन टाइम में खत्म करें, तो इसी वजह से मैं स्टोरी नहीं सुना, मगर एक स्टोरी भी छोटा सा 1 सेकंड का, 2 से 3 सेकंड का अंदर सुना देता। एक गिलास पानी है, अगर आप एक गिलास पानी पियोगे तो ये आप क्वेंचिंग योर थर्स्ट। अगर आप पानी पियोगे तो प्यास मिटाओगे। पानी के अंदर अगर जूस डालोगे, एक ग्लास ऑफ वही स्पेस है, उसके अंदर अगर जूस डालोगे तो और एनर्जेटिक होगा और आपका दिमाग खुलेगा। उसके अंदर अगर मिल्क डालोगे और भी आपको तेज आएगा, बॉडी में एनर्जी आएगा, आपको दिमाग की और खुलेगा। उसमें अगर बादाम मिल्क से वही ग्लास है, मगर आपका तरीका सोचना है क्या डालेंगे उसके अंदर। वही ब्रेन है, वही स्पेस है, उसके अंदर क्या क्या डालेंगे जो जैसे आपको खुद को निखार पाओ। ठीक है। तो इसका जर्नी होता है, ये एग्जांपल कनेक्ट करते हैं। मैंने अगर सक्सेसफुल होगा, जितने सारे वुमेन भी है, जितने सारे सोलोप्रेन्योर है, जितने सारे स्टार्टअप ओनर है, कुछ करना चाहते हैं, अगर कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, माइंडसेट किए हैं, तो उसी वजह से वो बोलते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना। तो मैं ये फील्ड था, सेक्शन था, हम कवर कर रहे हैं मेडिसिन का। देखिए, 2 तरीके का मेडिसिन होता है, दोनों होता है, एक जेनेरिक होता है और एक मोलेकुलर होला। जेनेरिक सबके लिए, कोई भी स्टोर में, जेनेरिक स्टोर आप देखते हो, वहां पे कम कॉस्ट में चीप होता है, मगर मोलेकुलर बहुत कॉस्टली होता है। मगर इनोवेशन ऐसे किया बाइकॉन रे, उसको चीप कैसे बनाया। इनका इनोवेशन कैसा था, अफोर्डेबल इनोवेशन, वो काम करते थे अफोर्डेबल इनोवेशन के ऊपर। अफोर्डेबल इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर बिजनेस ग्रोथ। तो इनोवेशन नहीं होगा, चेंजेस नहीं लाओगे, लोग को देखना पड़ता है, कस्टमर कैसा है, बाइंग कैपेबिलिटी कैसा है, रीजन कौन सा है, लोग के पास पैसा है कि नहीं है, लोग अफोर्ड कर पाएंगे नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो मिशन था बाइकॉन का क्या था ना, मिशन था इंडिया टू प्रोड्यूस मेडिसिन दैट कैन बी बॉट बाय करोड़ पीपल्स। ऐसे मेडिसिन हम बनाएंगे अफोर्डेबल में, तो लोग 100 करोड़ लोग खरीद सकते हैं। सभी के लिए वो सोचे, एक के लिए नहीं सोचे, बिजनेस सोचे सभी के लिए। वर्किंग बाइकॉन इंडिया बिजनेस मॉडल हाई वॉल्यूम, वो काम करते कैसे, हाई वॉल्यूम के और लो वैल्यू के ऊपर। वैल्यू होगा हाई वॉल्यूम में क्रिएट करेंगे, हमारा वैल्यू जो होगा लो वॉल्यूम होगा, लो वैल्यू में होगा। और डायबिटिक की मेडिसिन में पहले से क्या करते थे ना, डायबिटिक से जो पर डे खर्च होता था 50 रुपया से 100 रुपीज, उसको पूरा रिड्यूस किया। और बाइकॉन उसको रिड्यूस करते करते 7 डे पर डे ले आया। बाइकॉन पहला ही था जो वो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया, जो कॉस्ट था हमारा डायबिटीज का मेडिसिन का, उसको रिड्यूस करके
पहले 7 रुपीज पर डे, क्योंकि हमारे इंडिया में पर डे अगर 100 रुपीज 50 से 100 रुपीज खर्च करेंगे तो इट इज टू डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि फार्मर कैटेगरी जो होते हैं, अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, जो बहुत पुअर बिलो पॉवर्टी बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं, तो इसी वजह से हम दिक्कत भी होता है। तो एलिएस्ट, उसके बाद एलियर वो फास्ट इंट्रोड्यूस किए थे ब्रेस्ट कैंसर का जो मेडिसिन था, जो हर्सेप्टिन जो मेडिसिन एक नाम था, उसका कॉस्ट था 2 लाख पर। उसके बाद वो ऐसे रिसर्च में डेवलप R&D बोलते हैं, R&D के ऊपर इतना बड़ा फोकस किया, उसको 50,000 पे पर आया। पहला कितना खर्च था ना, 2 लाख था, उसको रिड्यूस किया तो 50,000 पे, फिर उनको ऊपर ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया तो वो 20,000 में अवेलेबल होने लगा। ये था उनका कुछ काम। तो उसकी वजह से क्या किया वो, और कुछ किसके ऊपर वो काम किए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है तो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी करना चाहिए। अगर न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आपके पास बिजनेस को स्केल करना, रीच करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। स्केल तो दूर की बात है, रीच करना भी लोगों के पास घर घर पहुंच नहीं पाएगा। घर घर पहुंचने पास पहले के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का जरूरत है। जो कोलेस्ट्रॉल का जो रिड्यूसिंग ड्रग्स था उसको भी रिड्यूस किया। मैंने जो जियो फार्मास्यूटिकल था उनको भी इंसुलिन के वजह लेके आया। मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए जो होता है 2-3 इयर्स लग जाता है। मेडिसिन एक दिन में नहीं बन जाता। हम लोग सोचते हैं ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिन से होता है, क्या कंपोजिशन रहेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेगा, एपीआई क्या रहेगा। एपीआई हमारे देश में ज्यादा नहीं मिलता है, चाइना से ज्यादा आता है, इसलिए हम चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स उनको बोलते हैं एपीआई शॉर्ट फॉर्म में। तो वो भी जरूरत होता है। एपीआई नहीं आएगा तो हम मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। उसी के लिए सभी का एक स्केल प्लांट चाहिए, बड़ा सा प्लांट जहाँ पे हम प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा है। हमारे देश का एक तो पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर हमको भी एक्सपोर्ट करना है दूसरे देश को। बिजनेस तो स्केल करने के लिए तो एक्सपोर्ट इज द इम्पोर्टेंट वन। तो फोकस किया ऑन स्पेशलिस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, फोकस स्पेशलिस्ट किया, इंसुलिन किया। क्लिनिकल ट्रायल के लिए वो 2-3 इयर्स लग जाता है। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट स्टार्टिंग दिस बिजनेस, क्योंकि लोग अगर एडिक्टेड होने के बाद ड्रग का सिम्टम्स दिखाई देगा, उसको मेजर क्या है उसके लिए। सो गवर्नमेंट का कुछ प्रोसीजर रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसके लिए ट्रायल बेसिस में भी जरूरत होता है। मेडिसिन हमको लॉन्च नहीं कर पाएंगे मार्केट में, उसके लिए जानकारी भी चाहिए कि ट्रायल क्या होता है। डोजियर रिव्यू के लिए भी गवर्नमेंट जो पैनल होता है वो भी 1 to 1.5 ईयर लगता है। और स्पेशलिस्ट के ऊपर भी फोकस किया, बाइकॉन स्ट्रेंथ मेडिसिन डेवलपमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन। मैंने बोला था R&D के ऊपर फोकस किया और इनोवेशन के ऊपर। रैंप अप क्या होता है ना, 5 इयर्स नॉलेज होना चाहिए आपके पास, कॉन्फिडेंट टू स्केल योर ओन। वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यू कैन नॉट स्केल योर स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप और बिजनेस। प्रोडक्ट विथ चैलेंज चैनल पार्टनर, वो क्या किया ना, ओन बिजनेस को स्केल किया विदाउट चैनल पार्टनर। कैसे किया पॉसिबल? आपको विदाउट चैनल पार्टनर को लोग के साथ ना होने के बाद भी आप बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। ग्लोबल पार्टनर्स उनका कहाँ पे है? मेक्सिको में है, लैटिन अमेरिका में है, ब्राजील में है, और मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में, यूरोप में, मैंने बताया था। ये सब उनका होता है बिजनेस में। तो वो क्या बोलते हैं कि इसी इंडस्ट्री के कोई भी बिजनेस को अगर स्केल अप करना चाहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका इंडस्ट्री को जानना। टैलेंट में इसी इंडस्ट्री का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि जो लड़का जाते हैं कैसे होना चाहिए, बाइक इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री होगा, उसके पास स्पेशलाइज होना, बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड होना चाहिए। और कैसे उनका नीड जो होता है, इंडस्ट्री का नीड होता है, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए पड़ता है। एक्सपीरियंस भी थोड़ा होगा, अच्छा होता है। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, क्यों क्या चाहिए आपको? ये बड़ा इंडस्ट्री को डिफरेंट पूरा कम जोन का जो मैन पावर आप ढूंढते हो ना, उसमें फील्ड में बहुत कम लोग रहते हैं। हम अगर एक बात बनेगा, कितना ग्रेजुएट है, स्टूडेंट को लाओ कोई भी इंडस्ट्री में, स्टूडेंट बहुत मिल जाएगा। वो इंडस्ट्री कॉलेज यूनिवर्सिटी से IIT IIM में बहुत सारा स्टूडेंट मिल जाएगा, मगर उसमें ढूंढेंगे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में तो बहुत कम मिलेगा। तो उसका जो मैन पावर जो रिक्रूट करना है, मैन पावर को ढूंढना है, असली मैन पावर को ढूंढ ढूंढ के लाना है इस इंडस्ट्री के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमको क्या जरूरत है इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए? बायोलॉजिस्ट का नीड है, जेनेटिस्ट का नीड होता है, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट का नीड होता है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ता है, केमिकल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ता है। ये सब जरूरत होता है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री।
कोई भी इंडस्ट्री होगा उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसा रहेगा। आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसा रहेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो इन्वायरमेंट है और उसी इंडस्ट्री का टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंस्पायर पीपुल ये बोलते हैं कि इंस्पायर पीपुल करो, लोग को हमेशा इंस्पायर करते रहो। अगर इंस्पायर में हंस हंस के किसी को बोलेंगे तो वो काम करने के लिए मजबूर होगा, अगर डांट के बोलेगा वो काम करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा, करेगा काम मगर इफोर्ट देगा 90% या 70%, या अगर इंस्पायर करके उसको ऐसे नहला दहला के बोलेंगे तो 100% इफोर्ट देगा। इफोर्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑल्सो इन डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और मैन पावर हायर करने के लिए। तो इंस्पायर ये बोलते हैं कि डोंट टेल पीपल व्हाट टू डू टू गेट देम, तो उसको जरूरत क्या है उनको मत बोलिए। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम गिव ए प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट इफ सक्सेस विल बी, अगर उनको एक प्रोजेक्ट दे दो, मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करना है, आप आराम से टाइम लीजिए, जितना दिन भी हो गए लेंगे और आराम आराम से काम करिए, मुझे इसमें ऊपर सक्सेस चाहिए। तो वो बंदा क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, उसको ऊपर ओनली वन फोकस रहेगा। इसमें क्या सीखे ना, ओनली वन फोकस व्हाट टू डू, तो व्हाट इज द मैटर मोस्ट वही से बोलते हैं, तो फोकस व्हाट मैटर्स मोस्ट। तो इसी के ऊपर मोटिवेटेड किया उनको और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी में वो माहिर हो। अगर प्रॉब्लम अगर एक दिन से सॉल्व नहीं करेंगे, 10 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम 10% बढ़ जाएगा। अगर 100 दिन में नहीं करेंगे तो उस प्रॉब्लम 80% 70%, तो प्रॉब्लम किल द प्रॉब्लम इंस्टेंटली। तो वो क्या करते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करते थे। मैन पावर हायर के लिए इनिशियली वेरी डिफिकल्ट था, उनके लिए मैन पावर डिफिकल्ट था, मगर उसमें भी वो कैसे कैसे सक्सेस हुआ, उनका जर्नी को कैसे स्टार्टअप उसे थोड़ा सा जो एंटरप्रेन्योर का जर्नी को कैसे सक्सेसफुल है कि बिलियनर में कन्वर्ट किया, वही होता है उनको उनसे सीखना। 100 करोड़ देखिए वो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, 1 करोड़ का बिजनेस के लिए अलग सा स्ट्रैटेजी है, ये मानना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ के लिए 1000 करोड़ और 20,000 करोड़ को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। 1 करोड़ के लिए आपको मैन पावर का दूसरे टाइप का जरूरत हो, स्ट्रैटेजी आपको अलग सा होता है, कैसे स्केल करना जरूरत होता है, ये सब का डिफरेंट होता है। 10 करोड़ के लिए डिफरेंट अलग स्ट्रैटेजी होता है, 100 करोड़ के लिए भी अलग स्ट्रैटेजी होता है, और 1000 करोड़ 20,000 करोड़ वाला होता है। इट इज प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, किस टाइप का किस बजट के अंदर आपका बिजनेस करना चाहते हैं। प्रोफाइलिंग व्हेन यू आर रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज आल्सो, और मैन पावर हायर करने से तो इंपॉर्टेंट ठीक होता है प्रोफाइलिंग करना। उनके 2 फेजेस ऑफ कंपनी का उनका था, 2 ग्रोथ रेट है उनके कंपनी को, ग्रोथ किया 1 से 20 साल तक उन्होंने क्या किया ना, एंजाइमी के ऊपर काम किया, और सेकंड स्टेज में वो क्या किया, बायो फार्मास्यूटिकल के ऊपर काम किया। 2 स्टेजेस होता है एक बिजनेस का, उनका बिजनेस का एक 21 से 20 ईयर का एंजाइम के ऊपर काम किया, और नेक्स्ट फेज में जो स्टेज था 20 ईयर से वो क्या ना, वो बायो फार्मास्यूटिकल के ऊपर काम किया। तो इंपोर्टेंट लेसन से इस सब्जेक्ट क्या मिलता है, तो ये इंपोर्टेंट लेसन में आता है कि वोमेन कैसे सक्सेसफुल है, मैन पावर कैसे हायर किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, कैसे बिजनेस के ऊपर कैसे नॉलेज आइडिया लाए, कैसे रिक्रूटमेंट किए, क्या क्या मैन पावर का स्किल सेट होना चाहिए, मैन पावर के कॉम्पिटेंसी स्किल क्या है, मैन पावर को कैसे देखे, कैसे तर्जुबा इनका है, एक्सपीरियंस ले, जैसे बोले कि बायोलॉजिस्ट उनको चाहिए, केमिकल इंजीनियर चाहिए, उनका जो तजुर्बा था कैसे वो भाप लिया कि ये बंदा अगर हमारे इंडस्ट्री के लिए जरूरत है। इसी इंडस्ट्री को समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक है, हम थोड़ा सा 5 मिनट अगर हम एक 500 पेज वाला टॉपिक को ये एक आधा घंटा के सेशन में लाएंगे तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो मैंने इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में सोचा कैसे इसको थोड़ा सा ऐसे करें। वो इंपोर्टेंट लेसन देते हैं कि फोकस ऑन योर एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज जो है ना उनको ऊपर पूरा तो आपको भरोसा होना चाहिए। अगर एक्सपर्टाइज के ऊपर भरोसा नहीं है, वो एक्सपर्ट कैसे निखारेंगे, वो एक्सपर्टाइज अगर अच्छा कुछ टेस्ट नहीं करेंगे, अच्छा कुछ प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे होगा। एक्सपर्टाइज के ऊपर फुल आपको कॉन्फिडेंट होना, स्ट्रैटेजी के अलायंस के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा, स्लोली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए एकदम से आप एक कर दिया फैक्ट्री, एक से प्रोडक्शन यूनिट बना दिया, दूसरा प्रोडक्ट यूनिट बना दो, वहां पे बैंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, हरिद्वार जाओ, डोंट डू दैट। वो बोलते हैं कि स्लोली आपको ग्रो करना पड़ेगा। स्लोली मैंने देखो मार्केट का स्टडी करो, डेमोग्राफी, सोशियोग्राफी की, इकोनोग्राफी की, ये सब जो फैक्टर मैंने बताया था उसको ऊपर भी देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस को स्केल करने के लिए और ये करने के लिए। तो ये जर्नी था एंटरप्रेन्योर का। उनको बोला कि मैं ये सोच लिया कि मैं जल्दी से जल्दी नहीं कुछ करूंगा, जल्दी करने से कहाँ पे गिर सकता हूँ।
तो भागने का जरूरत है। एक स्टोरी से मैं समझा देता हूँ। देखिए, आप कभी भी फास्ट रन करोगे तो मैंने बताया था उसमें जो उसेन बोल्ट का, अभी एक कछुआ का जो स्टोरी था, रैबिट का स्टोरी था ना, आप जिंदगी में जितना देखो फास्ट दो भी बनता है, जो फास्ट भागेगा भी फास्ट हो जाएगा, अगर कोई स्लो भी जाएगा फास्ट हो जाएगा। कोई भी थक सकता है जल्दी भागने से, अगर जो स्लो जा रहा है एक पेस में जा रहा है, एक रिदम में जा रहा है, मतलब उनका जो पर आवर जो डिस्टेंस कवर करने का तरीका है ना, वो एक ही जा रहा है, पर आवर 40 किलोमीटर, पर आवर सब 4 मीटर, ये एक रिदम होता है, मतलब ये एवरेज मेंटेन करके चलता है, इसीलिए कछुआ ने फास्ट आया। तो इसका मतलब नहीं, इसी स्टोरी में दोनों जीता है। अगर कछुआ जो रैबिट आलस नहीं करता, बीच में कुछ नेगेटिविटी नहीं लाता, दिमाग में कुछ हाँ मैं ऐसे होता, प्राउड फीलिंग नहीं, इगोस्ट नहीं लाता, इगोजिम नहीं लाता, तो ये भी फास्ट होता है। दो फास्ट होते हैं, मगर स्लो भी ग्रोथ होता है और रैपिडली भी ग्रोथ होता है। तो इसी वजह से यूनिफिक किया मैंने को स्लोली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है आगे बढ़ना। तो इंपॉर्टेंट लेसन व्हाई यू डू बिजनेस, अगर एंटरप्रेन्योर कोई देख रहे हैं उनके लिए लेसन है कि आप क्यों बिजनेस करना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट यू डू बिजनेस, क्यों बिजनेस आप करना चाहते हैं। आपके पास जो आइडिया है ना, उसे चैलेंज की बिजनेस प्रॉब्लम को देख के बेचैन हो जाओ। तो चैलेंजिंग क्या है आपके पास है, जो चैलेंजिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स है, क्या क्या देख के वो आप बेचैन, लोग का प्रॉब्लम देखो तो आपको बेचैनी हो जाए। तो इसी वजह से आपको भी एक एंटरप्रेन्योर, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और चूज द बिजनेस डिफरेंटली, बिजनेस को कभी सेम तरीके वो किया, वो आलू का व्यापार कर रहा है, वो वेजिटेबल शॉप बना दिया, उनका 10,000 मंथली 20,000 कमाई आ रहा है, मैं भी एक मार्केट में कर दूं। वो एक किताब का स्टोर किया, उससे देख के मत हो जाए। आपके पास इनोवेशन और स्ट्रैटेजी, आपके पास आपका दिमाग और आपका मैन पावर, आप सब सोच के एक डायग्राम बनाना है कि आपके पे ड्रॉ चार्ट बनाना है। दिमाग का मतलब चार्ट नहीं बनाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से आपको करना पड़ेगा। और स्टिक विथ योर गोल्स, गोल्स हमेशा स्टिक मतलब जैसे चिपक जाना है। फेविकल का जो होता है, गम होता है ना, आपको स्टिक कर देना, तो उसमें चिपक जाता है, फेविकल को भी टूटता नहीं है। तो इसी वजह से आपको हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, मेरा जो स्टिक है, गोल है, मैं उसके ऊपर खड़ा रहूंगा। मेरा गोल ही यूनिक होना चाहिए और स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मैं कैसे स्ट्रैटेजी मस्ट होना चाहिए आपके पास। वो बताते हैं 3 तरह का स्ट्रैटेजी होना था। एक में शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। देखिए, स्ट्रैटेजी 3 तरह का होता है। एक स्ट्रैटेजी पूरा फुल आपको 20 साल ईयर्स नहीं ले सकता है। बीच बीच में आपको प्लानिंग, जैसे कंपनी का प्लानिंग स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऑफर से चेंज होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट चेंज होता है, ऑफर से लगता है, वही हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। तो आपका गोल कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अलग से प्लान होना चाहिए, मिड टर्म के लिए अलग सा प्लान होना चाहिए, और जो हमारा लॉन्ग टर्म है उनके लिए भी स्ट्रैटेजी अलग से। थैंक यू लॉट, आई हैव नॉट टेकिंग सो मच टाइम फॉर दिस सेशन, इट इज ऑलरेडी 30 मिनट्स पास्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, एंड thank you for all my participants, all my family members who are present here. I am giving a thumb up to them, those who are regular basis coming here and watching this हमारा जो सबसे सस्ता, अफोर्डेबल और सबसे मजेदार वाला, सबसे लर्निंगेबल और टचेबल प्रोग्राम होता है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट को मैं ही बोलूंगा, थैंक यू लॉट, थैंक यू विभू सर, थैंक यू द ऑर्गेनाइजेशन हु इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, so that if anyone have some questions, I will take questions, and if possible I will give them the solutions also.